हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा, मैंने आपको एक पेड ग्रुप के अंदर पीडीएफ दिया हुआ है महात्मा गांधी जी के ऊपर। उस पीडीएफ को डिटेल में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को सुनने से पहले आपको उस पीडीएफ की कॉपी अपने सामने रख लेनी है, या फिर उस पीडीएफ को किसी भी तरीके से अपने सामने रख लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये वीडियो कंप्लीट सुन लेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आधे से ज्यादा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें महात्मा गांधी जी के ऊपर जुड़ा हुआ क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। यह जन्म हुआ था इनका पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, इनका रियल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ अन्य नेम भी थे, इन्हें बापूजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें द फादर ऑफ नेशन का टाइटल भी दिया गया। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन टू द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या टाइटल दिया था? द प्रिंस ऑफ पेट्रियट। द प्रिंस ऑफ पेट्रियट। ठीक है, पेट्रियट होता है एक तरीके का देशभक्त। ठीक है जी, तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने टाइटल दिया था प्रिंस ऑफ पेट्रियट। और अगर पूछा जाए गांधी जी को महात्मा सबसे पहली बार किसने कहकर पुकारा, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, तो दिस टाइटल वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिएगा। और बदले में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या टाइटल दिया था? गुरुदेव। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं पर याद तो रखनी पड़ेगी। ओके होगी बात। फादर ऑफ नेशन का टाइटल गांधी जी को किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने क्या टाइटल दिया? प्रिंस ऑफ पेट्रियट। ठीक है, एक तरीके से देशभक्ति का राजा या राजकुमार। ओके, दूसरा, गांधी जी को पहली बार महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने क्या बोला था? गुरुदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी, जो पेशे थे दीवान थे। इनका प्रोफेशन पूछ लेते हैं, दीवान थे पेशे से। ठीक है, एंड पुतलीबाई इनकी मदर का नाम था। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, ये याद रखिए। और गांधी जी अपनी वाइफ को प्यार से बा कहकर पुकारते थे। ओके, इनकी जो क्वालिफिकेशन थी, ये क्वालिफिकेशन बैरिस्टर थी। बैरिस्टर क्या होता है? जो अपनी लॉ कंप्लीट करता है लंदन के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि गांधी जी ने अपना पहला केस कहां लड़ा या किसके लिए लड़ा? गांधी जी ने अपना पहला केस दादा अब्दुल्ला का लड़ा था। ठीक है, दादा अब्दुल्ला जो थे एक मुस्लिम व्यापारी थे पोरबंदर के। ठीक है, इनका केस लड़ा था इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनाई? द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ओपन्ड बाय द गांधी जी नटल कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के द्वारा बनाई गई पहली संस्था का नाम क्या था? तो गांधी जी के द्वारा बनवाई गई पहली संस्था का नाम था नटल कांग्रेस। नटल एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जो रेसिज्म था उसके खिलाफ इन्होंने पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट इज नटल कांग्रेस। इन्होंने एक फार्म की स्थापना करी थी 1904 के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोनिक्स फार्म। फोनिक्स फार्म। ठीक है, नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका में रहते वक्त इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। न्यूज़पेपर का नाम है दैट इज इंडियन ओपिनियन। भारतीयों की विचारधारा या भारतीयों का ओपिनियन क्या है, वो किस नजरिए से सोचते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंजाब जीके की टोटल मैंने 9 वीडियोस डाली हैं। उनकी जो लास्ट वाली 3 वीडियोस हैं और एक जो पहली वीडियोस है उसमें भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा कवर करी है पंजाब से रिलेट करके। पीपीएससी पूछती क्या है, या पंजाब के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री पे नहीं आता, पंजाब को रिलेट करेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जब तक हम एक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंचेंगे ना, तो मैं 40 से 50% आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का बेस इन्हीं वीडियोस के थ्रू कवर कर दूंगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल एक नंबर समझ में आएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फर्स्ट टाइम यूज्ड सत्याग्रह। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी ने पहली बार सत्याग्रह जो था कहां इस्तेमाल किया था? वो इस्तेमाल किया था साउथ अफ्रीका में एज ए वेपन के तौर पर। गांधी जी के अलग अलग टीचर हुए हैं। टीचर का मतलब क्या है? जहां से आप कुछ सीखते हो। एक थे इनके स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु,
जिनको हम बोलते हैं लियो टॉल्स्टॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए, पॉलिटिकल टीचर पूछा जाए, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी को पहली बार 1912 में मिले थे। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक सलाह दी जाती है बाय द एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट भी भारत के इतिहास में फ्रीडम में एक बहुत बड़ा नाम है, एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भी किसने गांधी जी को यह सलाह दी थी कि इंडियन पॉलिटिक्स में आने से पहले आप कम से कम 1 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स का स्टूडेंट बनिए और सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। बिफोर कमिंग इन द एक्चुअल इंडियन पॉलिटिक्स आप 1 साल तक एज ए पॉलिटिक्स का स्टूडेंट, एज ए ऑब्जर्वर इंडिया में काम करें। तो यह सलाह दी थी गांधी जी को एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट कौन सी थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल अध्यक्ष थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी जो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हुई है, 1885 में बनी थी। तो आईएनसी उसकी पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। क्लियर है? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, देखो भाई, एक सिर्फ बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। ठीक है, कि मैंने किसी और के जीवन के ऊपर बुक लिख दी, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। जब आप अपनी जीवनी पे खुद किताब लिखते हो, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। और ये बहुत पूछते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। डेज वाली वीडियो में बताया था, इसलिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा डे मनाया जाता है? एनआरआई डे मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मुझे बिना रोके टोके हिस्ट्री पढ़ाने दो। ठीक है, पढ़ाने का मेरा तरीका हिस्ट्री को अलग है, पर ये आपको 130% गारंटी है कि पेपर में आप हिस्ट्री की बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, बैंड बजा के आओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, न्यूज़पेपर्स ऑफ गांधी जी। और कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे? एक तो इंडियन ओपिनियन लिखा जो साउथ अफ्रीका में था, एक लिखा हरिजन, ठीक है, हमारी जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनके ऊपर लिखा, एक लिखा यंग इंडिया, ठीक है जी, एक लिखा नवजीवन। देयर आर द 4 मेजर न्यूज़पेपर रिटन बाय द गांधी जी, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन रिलेटेड टू महात्मा गांधी। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी को एक बार जो था साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के चलते हुए, गोरा काला चमड़ी के चक्कर में चलते हुए चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, जबकि उनके पास एक बुकिंग क्लास का टिकट था। उस स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन। अभी कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे और उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कभी कभार उस रेलवे स्टेशन का नाम पूछ लेते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट बुक्स विच वर रिटन बाय द मोहनदास करमचंद गांधी। फर्स्ट बुक इज कॉल्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर माई 2 वेपन्स। अहिंसा और सत्य मेरे 2 हथियार हैं। हिंद स्वराज इंपॉर्टेंट, एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? अच्छा, एक और कोट है, किसने गांधी जी को कहा था हाफ नेक्ड बैगर? हाफ नेक्ड बैगर, हु सेड गांधी जी हाफ नेक्ड बैगर? गांधी जी को अधनंगन भिखारी किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। भाई, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री। हु सेड गांधी जी हाफ नेक्ड बैगर? दैट इज विंस्टन चर्चिल। इंडिया में आने के बाद इन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी अहमदाबाद के अंदर, डबल स्टार। व्हेन वाज गांधी जी स्टार्टेड साबरमती आश्रम? गांधी जी साबरमती आश्रम स्टार्ट किया 1917 में, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और इस आश्रम को हाउस ऑफ पीस, शांति का घर, या गांधी आश्रम भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज गांधी आश्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम देखेंगे सम मूवमेंट्स विच वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी। देखो भाई, ये जो आपको मूवमेंट दिख रही है, एक है चंपारण सत्याग्रह, एक, ठीक है, दूसरी है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और एक तीसरी है खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों मूवमेंट्स गांधी जी के द्वारा सक्सेसफुल रही थी, लेकिन जो ये रॉयल एक्ट वाली मूवमेंट है ना, दिस वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चंपारण बता दूं, चंपारण एक जगह है बिहार के अंदर। चंपारण सत्याग्रह को इंडिगो ट्रांसप्लांट रिवोल्ट भी कहते हैं। इंडिगो एक तरीके का पौधा होता है जिसको पीस कर नील निकाला जाता है, जो हम कपड़ों को नील देते हैं ना, कलर वाला,
वो निकाला जाता है, दैट इज नोन एज द इंडिगो ट्रांसप्लांट। 1917 में ये विद्रोह हुआ, एक तरीके का सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। क्यों चलाया था? मान लीजिए चंपारण बिहार के अंदर एक जगह है, ये कोई खेत है और ये 20 बिग्गे का खेत है, 20 बिग्गा का खेत है, बिग्गे समझते हो ना, बिग्गे। उस 20 में से अंग्रेज कहते थे फार्मर्स को कि मिनिमम 3 बिग्गे में तूने इंडिगो पौधे की खेती करनी है, हम तेरे से सस्ते में इंडिगो पौधे की खेती का जो नील होगा वो खरीद लेंगे और उसको महंगे रेट पे जाकर यूरोप में बेच देंगे। ठीक है, 20 बिग्गे में से मिनिमम 3 बिग्गे में तूने इंडिगो ट्रांसप्लांट करना है, इंडिगो के पौधे की, इंडिगो की फसल की खेती करनी है, ताकि हम उसको खरीद कर यूरोप में बेच सके और मोटा माल कमा सके। इसलिए इस रिवोल्ट को 3 कठिया रिवोल्ट या 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, 3 कठिया का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 में से हर 3 हिस्से पर आपको इंडिगो ट्रांसप्लांट करना है। तो किसान ये करना नहीं चाहते थे, इनकम होती नहीं थी, अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे। तो किसानों के हक में हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी सत्याग्रह पर बैठे थे। अब अगला क्वेश्चन क्या रखना है, गांधी जी की हेल्प के लिए और कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले प्रेसिडेंट बने आजादी के बाद। ठीक है, अनुराग नारायण सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद। उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ये याद रखना है, जेबी कृपलानी, ये बंदा इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी ने चंपारण के जो किसान थे उन्हें मोटिवेट किया था कि आप भी गांधी जी के साथ सत्याग्रह पर बैठिए ताकि इंप्रेशन ज्यादा पड़ सके। टू हु मोटिवेटेड द पीजेंट्स ऑफ द चंपारण, ठीक है, टू ऑफर द सत्याग्रह विद गांधी जी, दैट इज जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जब हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, उस समय क्वेश्चन आता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? सो द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी दैट टाइम वाज द जेबी कृपलानी। एम आई क्लियर? ओके, जेबी कृपलानी की वाइफ थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन याद रख लेना, जेबी कृपलानी की वाइफ थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत के इतिहास की पहली महिला थी जो किसी स्टेट की सीएम बनी, फर्स्ट फीमेल इन इंडियन हिस्ट्री टू बिकम द सीएम, दैट इज सुचेता कृपलानी। और ये बनी थी कहां की? ये बनी थी यूपी की। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, बाद में कुछ नहीं निकला। फिर गांधी जी के प्रेशर में, लोगों के प्रेशर में, जब इनको इतना सपोर्ट मिल रहा था, चंपारण एग्रीगेट जो एक्ट था उसे एबॉलिश कर दिया गया और ये गांधी जी के द्वारा भारत में चलाई गई पहली मूवमेंट थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईयर तो याद रखना है। नेक्स्ट है भाई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये मार्च 1918 में चली थी और ये डिस्प्यूट था बिटवीन द वर्कर्स एंड द इंडियन मिल ओनर्स। अहमदाबाद में जो मिल ऑनर थे और जो उस मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके बीच में चलाई गई ये एक तरीके की डिस्प्यूट था जिसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, और मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी ने पहली बार भारत में हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल एज ए वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर कब इस्तेमाल करी? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल एज ए वेपन के तौर पर इस्तेमाल करी थी। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का पंगा क्या था? देखिए जी, उस समय इंडिया में चल रहा था प्लेग एक महामारी थी। ठीक है, पूरे इंडिया में प्लेग चल रहा था। ठीक है, उस समय जो इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उनकी इनकम में, यानी कि उनको जो डेली पगार मिलती है उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो, उसमें 50% की जो है इंक्रीमेंट हो। लेकिन जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के वर्क ऑनर थे वो चाहते थे कि आपको सिर्फ 30% प्लेग का बोनस दिया जाएगा, एक बार ओनली, भी एक बार बोनस दे के खेड़ा छुड़वा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि हमें प्लेग का बोनस नहीं चाहिए, हमें तो 50% रेगुलर इंक्रीमेंट चाहिए इन द सैलरी। ठीक है, तो ये पूरा डिस्प्यूट था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई? मार्च 1918 में। ठीक है, किसके चलते हुई? प्लेग का बोनस था ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में। गांधी जी ने यहां पर पहली बार हंगर स्ट्राइक इस्तेमाल करी। खेड़ा सत्याग्रह सुपर इंपॉर्टेंट है। इट वॉज हेल्ड इन 1918 एट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। दिस सत्याग्रह वॉज ड्यू टू द failure of the crops due to which peasants were in stress
एंड गवर्नमेंट इग्नोर्ड देयर अपील्स फॉर द रेमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। खेड़ा भाई एक जगह है गुजरात के अंदर, उस साल वहां पर बहुत तकड़ा फेमाइन अकाल पड़ा था, और आपको पता है कि अंग्रेज जो है हमसे टैक्स वसूला करते थे। तो जो किसान थे वो गांधी जी के पास गए कि भाई हम तो पहले ही जो है फेमाइन की वजह से, अकाल की वजह से मरे पड़े हैं, अगर हमें और टैक्स देना पड़ गया तो हमारी मतलब बिल्कुल ही हालत खराब हो जाएगी। तो उनके हक में खड़े हुए थे महात्मा गांधी जी। पीजेंट का मतलब एक तरीके से फार्मर ही होता है, ये बात याद रखिए। इट वॉज द थर्ड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। ठीक है, इस सत्याग्रह में लीडर जो जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एक नाम याद रखिए, महादेव देसाई। ये दो बड़े नाम थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, और साथ के साथ इंडिया के पहले होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रॉयल्टी एक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम लोग सरल भाषा में भाई काला कानून भी बोलते हैं। ठीक है, काला कानून भी बोलते हैं। अब देखिए ये रॉयल्टी एक्ट क्या था, ये सर सिडनी रॉयल्ट के द्वारा बनाया गया था, जिसे हमने काला कानून भी कहा। इस एक्ट में क्या कहा गया था कि किसी भी इंडियंस को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये एक्ट था क्या, एनी इंडियन, ठीक है, जिसके ऊपर भी शक हो उसे सिर्फ शक के आधार पर 2 साल में जेल में डाला जा सकता है। अब जेल में डाल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना वो इंडियन किसी कोर्ट में, ना वो इंडियन किसी कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, ना उसकी दलील सुनी जाएगी, ना वो कोई लॉयर रख सकता है। मतलब आपको एक बार उठा लिया तो समझो आप 2 साल के लिए परमानेंट हो गए। ना आप किसी कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ना आपकी कोई दलील यानी कि बात सुनी जाएगी, ना आप कोई लॉयर यानी कि वकील रख सकते हैं। इस एक्ट के बारे में गांधी जी ने कहा था, ठीक है, ना अपील, ना दलील, ना वकील। अबाउट विच एक्ट गांधी जी सेड, ना अपील, ना दलील, ना वकील। भी ना हम लोग अपील कर सकते हैं, ना हम अपनी दलील रख सकते हैं, ना ही हम अपना वकील रख सकते हैं। ठीक है, यह कहा था रॉयल्टी एक्ट के बारे में महात्मा गांधी जी ने। बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये हैबेस कॉर्पस जो है एक रिट होती है, उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर देती थी। ठीक है, ये आपको बताई दिया, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था इस एक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इस एक्ट के तहत ही शुरुआत होती है जलियांवाला बाग की। अब जलियांवाला बाग की दुर्घटना इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, रॉयल्टी एक्ट समझ में आ गया। 2 मेन पॉइंट की, किसी भी इंडियंस को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, ना वो अपील कर सकता है, ना दलील कर सकता है, ना वकील, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। पूरे इंडिया में इसका रिवोल्ट हुआ। ये जो एक्ट दिया गया था, ये दिया गया था बाय द सेडिशन कमेटी, और जिसके लीडर थे, कमेटी का नाम पूछ लेते हैं कि अंडर द विच एक्ट रॉयल्टी एक्ट वाज स्टार्टेड, सेडिशन कमेटी, और लीडर थे कमेटी के सर सिडनी रॉयल्ट। ऑल क्लियर होगी बात। ठीक है, अब इसी एक्ट के तहत भाई हमारे 2 लोकल लीडर थे, वन इज कॉल्ड डॉक्टर सत्यपाल, अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इसी एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को हम मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अब ये आगे जाकर जलियांवाला बाग कैसे बनेगा। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसर के लोकल लीडर थे। जब अंग्रेजी हुकूमत ने इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इनके अरेस्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग, एक्चुअल में वो बाद में जलियांवाला बाग कर दिया गया। एक्चुअल में उस बाग का नाम था, जैसे लोहे की जालियां होती है ना, उसको बोलते थे जालियांवाला बाग। बाद में वहां पर गोली चली, इतना खूनखार हुआ, तो उसको बाद में जलियांवाला बाग बोल दिया गया, पहले वो जालियांवाला बाग था। तो इन दोनों की अरेस्ट का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्वक सभा बनाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि जलियांवाला बाग की जो 2 मैस्केरस है, ठीक है, खूनी हिंसा है, उसका मेन कारण तो रॉयल्टी एक्ट ही था। ठीक है, यहां पर देख लो, इन दिस गांधी जी अरेस्टेड इन पलवार। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पंजाब, दैट इज डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वाज अरेस्टेड इन अमृतसर। दिस एक्ट वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द गांधी जी। ये एक्ट गांधी जी के जिंदगी का सबसे फेलियर था। पहले 3 ओके थे,
जिसमें चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, सब ओके थे। ये वाला गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा वो था, फेलियर था, ठीक है। गांधी जी को पलवार में अरेस्ट कर लिया गया था, ये याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब जलियांवाला बाग की दुर्घटना। दिस मैसेकेरेज टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। ऑन दिस डे पीपल्स एजिटेटेड ओवर द अगेंस्ट ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई। लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने पंजाब के या अमृतसर के 2 लोकल लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पे मैंने पंजाब की वीडियो में जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन बताया था कि उस मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जिसके पास हरमंदिर साहब की चाबियां रहा करती थी। द नेम ऑफ द मुस्लिम लीडर जिसके पास हमारे गोल्डन टेम्पल की हरमंदिर साहब की चाबियां रहती थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सोचिएगा कि उस समय हमारे लोगों के बीच में कितनी यूनिटी और प्यार होता होगा, ठीक है जी। खैर आगे बढ़ते हैं। When this masquerade held, that time the Viceroy of India was Lord Chelmsford। कोई इसको चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, कोई इसको क्लेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, जब जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई, इंडिया का वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय था लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। अब भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वाइसरॉय होता क्या है। ना आपने कभी इसका पढ़ा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 वाइस, नंबर 2 पे है रॉयल। रॉयल का मतलब क्या होता है? किंग एंड क्वीन, शाही परिवार। और वाइस का मतलब क्या होता है? सेकंड इन पावर। जैसे क्रिकेट में कैप्टन होता है, कैप्टन के बाद सेकंड इन पावर कौन होता है? वाइस कैप्टन। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बाद सेकंड इन पावर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो जिस शब्द के आगे वाइस लग जाए उसका मतलब होता है सेकंड इन कमांड, दूसरा बंदा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है या जिसके पास शक्ति है। तो रॉयल फैमिली के बाद, रॉयल मतलब ब्रिटेन के किंग और क्वीन के बाद, ब्रिटेन के शाही परिवार के बाद भारत में दूसरा सबसे पावरफुल इंसान को हम लोग क्या बोलते थे? वाइसरॉय। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय की पोस्ट से बदल दिया गया था, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दैट डे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर मार्च इन द बाग एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन द फायर ऑन द क्राउड, ठीक है। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, ठीक है, फायर किया लोगों के ऊपर। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिपोर्ट 379 पीपल वर किल्ड, ठीक है, 1137 वाज वाउंडेड। लगभग 380 के करीब लोग जो थे मारे गए थे, 1100 के करीब जो थे लोग जख्मी हुए थे। अब ये तो हो गया भाई अंग्रेजों का एक्शन। बदले में हमने क्या किया था? देखो, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, सर रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको एक अंग्रेजों की तरफ से टाइटल दिया गया था, दैट इज नाइटहुडशिप। अंग्रेजों की तरफ से एक टाइटल दिया गया था नाइटहुडशिप, ठीक है। तो इन्होंने जलियांवाला बाग की दुर्घटना में अपना विद्रोह दिखाने के लिए नाइटहुडशिप का जो टाइटल था उसे रिटर्न कर दिया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रिटर्न्ड इट्स नाइटहुडशिप टाइटल, ठीक है, ठीक है, जिसने अपना नाइटहुडशिप टाइटल रिटर्न किया जलियांवाला बाग की दुर्घटना के अगेंस्ट, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, जो कमीशन जलियांवाला बाग की घटना की जांच करने के लिए भारत आया था, उस कमीशन का नाम क्या था? द नेम ऑफ द कमीशन हु केम टू इंडिया, ठीक है, जो जलियांवाला बाग की दुर्घटना की जांच करने आया था, वो था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन हम लोग एजुकेशन पॉलिसीज में भी पढ़ते हैं, यहां पर भी पढ़ते हैं, दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब भाई मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, ध्यान से समझना। रॉयल टैक्ट हुआ, रॉयल टैक्ट की वजह से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। उन्हीं के विरोध में, उनके अरेस्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी हुई, जिस पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, ठीक है, जो थे, गोलियां चलाई, जिसमें 380 के करीब लोग मारे गए, 1100 के लोग करीब शहीद हुए। बदले में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। और हंटर कमीशन भारत आया था इसकी जांच करने के लिए। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, ध्यान से समझना। मान के चलो ये जलियांवाला बाग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग है, यहां पर लोग खड़े हैं, ओके। यहां बाहर पुलिस वाले हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं, और इन पुलिस वालों का एक नेता है, ओके। और ये नेता मान लो फोन पे बात कर रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए
कि इन पुलिस वालों को जलियांवाले बाग के लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वो था जी जनरल रेजिडेंट डायर। ठीक है, जनरल रेजिडेंट डायर, जिसको हम जनरल डायर या बुच्चर डायर भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल डायर को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये तो भी किसी से बात कर रहा था ना, इसको आदेश दिया था मिशेल ओडायर ने। मिशेल ओडायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था या ल्यूटेनेंट गवर्नर था, जो मर्जी कह लो। मतलब मिशेल ओडायर पंजाब का उस समय गवर्नर था, ल्यूटेनेंट गवर्नर था, उपराज्यपाल था। मिशेल ओडायर की परमिशन पर ही जनरल ओडायर ने गोलियां चलाई जलियांवाले बाग में। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, हु ऑर्डर्ड टू फायर ऑन जलियांवाला बाग पीपल, दैट इज जनरल रेजिडेंट ओडायर। एंड हु ऑर्डर्ड टू जनरल रेजिडेंट डायर, ठीक है, दैट इज मिशेल ओडायर। ठीक है, या कई इसको माइकल ओडायर या मिशेल ओडायर, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। अब इसका बदला हम एक हमारा फ्रीडम फाइटर हुए हैं सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में एक जगह है कैक्सटन हॉल, वहां पर, ठीक है, मिशेल ओडायर को मारकर बदला लिया था। यह क्वेश्चन बहुत आता है। जलियांवाले बाग की घटना का बदला किसने लिया? सरदार उधम सिंह ने लिया। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल एक जगह है जहां पर मिशेल ओडायर को भाषण देते वक्त इन्होंने जर्मन रिवॉल्वर से गोली मारी थी। बात क्लियर होगी जी? बात नेक्स्ट अगले आते हैं। खिलाफत मूवमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत मूवमेंट के लिए आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पता होनी जरूरी है। कहानी मैं सुना देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध जो था लगभग 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। ठीक है, बहुत सारी मैंने डेट बताई है। उस समय दो अलग अलग गुट थे। एक गुट का मेंबर ब्रिटेन था और एक गुट का मेंबर तुर्की था। ठीक है, मतलब ऐसे लगा लो कि दो गुट जो आपस में लड़ रहे थे, उसमें ब्रिटेन एक गुट का हिस्सा था और तुर्की एक गुट का हिस्सा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्की के जो कैलीफेट्स थे, कैलीफेट्स क्या होता है? तुर्की के जो सबसे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु थे उनको कैलीफेट्स बोलते हैं या खलीफा बोलते हैं। तो इन कैलीफेट्स को युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने इनके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया। तो जब तुर्की में बैठे हुए अपने मुसलमान गुरुओं के खिलाफ ब्रिटेन के द्वारा इतना मिसबिहेव देखा गया, तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक रिवोल्ट या एक तरीके की मूवमेंट चलाई थी, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। बात क्लियर होगी? अब आगे बढ़ते हैं। It was held in 1920 against British government by the Muslim League because Britishers misbehaved with the Muslim Caliphate of Turkish। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया गया क्योंकि ब्रिटेन ने फर्स्ट युद्ध के अंत में तुर्की के जो मुस्लिम कैलिफेट से लीडर्स थे उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया। और ये किसने चलाया था? बाय द टू ब्रदर्स, वन इज कॉल्ड मौलाना मोहम्मद, ठीक है, एंड सेकंड वन मौलाना मोहम्मद अली एंड सेकंड वन इज कॉल्ड शौकत अली। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड बाय द टू ब्रदर्स, दैट इज मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। याद रखिएगा, ठीक है। हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? बाय द अली ब्रदर्स। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली एंड द शौकत अली इन 1920। ईयर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईएनसी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी बन चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अलग पार्टी थी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। किसके कहने पर सपोर्ट किया? ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी के खिलाफ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा? अब मेरी बात ध्यान से समझो। देखो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो थे वो ज्यादातर, ऑलरेडी आईएनसी जो थी ज्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी काफी हद तक ब्रिटेन के और अंग्रेजों के पक्ष में थी। तो पहली बार इन्होंने देखा कि भाई आईएनसी भी ब्रिटेन के खिलाफ है, मुस्लिम लीग भी ब्रिटेन के खिलाफ है, तो मुसलमान तो ऑलरेडी खिलाफ हो चुके हैं, तो अगर मैं एक ऐसी मूवमेंट चला दूं जिसमें आईएनसी या फिर ज्यादातर हिंदू भी ब्रिटेन के खिलाफ हो जाएं, तो हम लोग एक मास मूवमेंट शुरू कर सकते हैं ब्रिटेन सरकार के खिलाफ। तो क्वेश्चन आता है गांधी जी ने किस मूवमेंट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया? वो थी खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, गांधी जी यूज्ड दिस मूवमेंट एज ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट चल रही है, आईएनसी के तरफ से, गांधी जी की तरफ से हिंदुओं को और आईएनसी के मेंबर्स को खिलाफ करने के लिए जो मूवमेंट चलाई जाएगी दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट चलाई जाएगी? दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ये पहला जन समूह आंदोलन था जो गांधी जी की अध्यक्षता में चलाया गया। सुपर इंपॉर्टेंट, इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 ਨੂੰ चलाई गई, डेट याद रखियो। ठीक है, क्योंकि इस डेट को, ऑन दिस डेट बाल गंगाधर तिलक वॉज डाइड। ठीक है, इसी डेट को बाल गंगाधर तिलक, भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट का एक हिस्सा हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक मरे थे। और बाल गंगाधर तिलक के मरने पर गांधी जी ने एक शब्द कहा था जो क्वेश्चन है, टुडे आई लॉस्ट माई बिगेस्ट वेपन। मैंने आज अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया। खैर, नेक्स्ट, ऑन दिस डेथ ऑफ तिलक गांधी जी सेड, टुडे आई लॉस्ट माई बिगेस्ट वेपन। गांधी रिटर्न्ड हिज टाइटल ऑफ केसरी हिंद। ठीक है, गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था ब्रिटेन हुकूमत के द्वारा। गांधी जी ने अपना केसरी हिंद का जो था टाइटल त्याग दिया था, रिटर्न कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आह्वान पर अपनी सिविल सर्विस की प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी। ठीक है, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जो कि अपनी लीगल प्रैक्टिस यानी कि कानूनी पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ के आ गए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत ही स्वदेशी यानी कि देश का बना हुआ सामान इस्तेमाल किया जाए, इस सोच को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्लियर होगी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली 1920 में बाल गंगाधर तिलक की डेथ पर। क्यों चली? खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी, पहला जन समूह आंदोलन जो गांधी जी की अध्यक्षता में चलाया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। 14 चोरी इंसिडेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक ठाक चल रही थी। 1922 में एक मोब क्या होती है? दंग्याई भीड़। देखो, भीड़ तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह होती है, लेकिन वो शांति वाली भीड़ होती है। ऐसी भीड़ जो दंगा करने पर उतारू है उसे हम लोग मोब कहते हैं। ठीक है, तो एक मोब ने 1922 में चोरा चोरी, एक जगह है बिहार के अंदर, ठीक है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल के जिनकी मृत्यु हो गई। अब गांधी जी ठहरे अहिंसा के पुजारी, ठीक है, नॉन वायलेंस के पुजारी। तो जैसे उनको ये पता चला कि मेरे द्वारा चलाई गई मूवमेंट जो है अहिंसा का रूप ले चुकी है, गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन क्या है कि चोरा चोरी इंसिडेंट कब चला? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ? 22 पुलिस वालों की मृत्यु हुई, और इसी की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ यानी कि बंद किया गया। एम आई क्लियर जी? नेक्स्ट विल गोइंग टू अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यू कैन ऑल्सो से वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे बाद में आते हैं, पहले हम पढ़ेंगे सॉल्ट सत्याग्रह और यू कैन से दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की स्थापना करी थी, फ्रॉम द दांडी विलेज। ये दांडी विलेज से चला था, इसलिए इसको दांडी मार्च कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड दांडी मार्च। क्यों चली थी? अंग्रेज जो थे ना शुरू से कमीने थे। ये भारत का कोस्टल एरिया है। अब आपको ज्योग्राफी में मैंने कोस्टल एरिया पढ़ाया, तटीय इलाके, ऐसे इलाके जो समुंदर, ऐसी मिट्टी जो समुंदर, जिसके एक तरफ समुंदर लगता है और एक तरफ मैदान लगता है। तो जो कोस्टल एरिया पे है ना, तो कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोग सॉल्ट नहीं बना सकते, नमक नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये इन्होंने एक कानून बना दिया था जिसको बोलते थे सॉल्ट लॉ या व्हाइट लॉ या सॉल्ट लॉ, जो भी आप कहना चाहो, सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी इसी लॉ को तोड़ने के लिए, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए कि भाई मैं बना के दिखाऊंगा नमक, आप हमें रोक के दिखाओ, इस लॉ को तोड़ने के लिए दे स्टार्टेड द दांडी मार्च। इट वॉज हेल्ड ऑन 12 मार्च 1930, डेट याद रखनी है। साबरमती आश्रम दांडी से शुरू हुई। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी दांडी मार्च कहां से शुरू हुई। देयरफॉर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड दांडी मार्च। टोटल लेंथ, गांधी जी ने 375 किलोमीटर का जो था सफर तय किया। इसमें 78 फॉलोवर्स गांधी जी के साथ थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सरोजनी नायडू का भी एक नाम आता है। लगभग 24 दिन का समय लगा इस रूट को कंप्लीट होने के लिए।
इस सत्याग्रह को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं। इस सत्याग्रह को चिट्टा सफेद रंग का बहता हुआ दरिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फॉलोवर्स ने, जितने भी लोग गांधी जी के साथ जुड़ते गए, सबने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे। ठीक है। सो दांडी मार्च इज आल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, स्टार्टेड बाय द गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी विलेज। ओके, and this movement is also known as the white flowing river because everyone wore the white cloth. The main reason of this march to break the salt law, बता ही चुका हूं, नमक के कानून को तोड़ना था। When this सत्याग्रह was held, Viceroy of India was the Lord Irwin. जब ये सत्याग्रह हो रहा था 1930 में, उस समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे। वाइसरॉय टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे, किंग और क्वीन की परमिशन थी। ठीक है। ऑन 2 मार्च 1930 गांधी जी रोट अ letter to Lord Irwin offer to stop the march if Irwin met 11 demands। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था उस समय के भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को कि मेरी 11 डिमांड्स को तू चुपचाप मान ले, नहीं तो मैं ये मार्च रोक दूंगा अगर तूने मेरी 11 डिमांड्स मान ली। पर वो मान ही नहीं गई, तो फिर वो मार्च शुरू किया गया। ठीक है। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर इस मार्च को लीड किया गया। पेशावर में, इन पेशावर सत्याग्रह वॉज लीड बाय खान अब्दुल गफूर खान। ठीक है। पेशावर जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां पर इस सत्याग्रह को खान अब्दुल गफूर खान ने लीड किया, जिसे हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी आंदोलन की वजह से उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया। ठीक है, क्लियर होगी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज मार्क एज द फर्स्ट टाइम वुमेन बिकॉज मास पार्टिसिपेंट्स। सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अरेस्टेड इन द सॉल्ट मार्च। अब गांधी जी जब साबरमती आश्रम से चले, वहां पर जाकर दांडी विलेज पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक नदी में हाथ डाला और नदी में हाथ डालकर कुछ पानी और नमक निकाला और वहीं से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करी, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सामाजिक असहयोग आंदोलन शुरू किया। मतलब पहले दांडी मार्च होगा, दांडी मार्च जहां पर खत्म होगा वहां पर जाकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत की ऐसी पहली मूवमेंट थी जिसमें ज्यादातर महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था और इसी मूवमेंट के तहत सरोजिनी नायडू को अरेस्ट किया गया था। क्लियर होगी। अब जब गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, सरोजिनी नायडू को भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि आपने साल्ट ब्रेक तोड़ा है, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी, ठीक है, उसका नेता किसे बनाया गया? क्वेश्चन क्या आता है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी को अरेस्ट किया गया, गांधी जी ने अपनी जगह नेता बनाया था अब्बास त्याबजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु बिकम द लीडर ऑफ ऑल द मूवमेंट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के अरेस्ट के बाद गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारी मूवमेंट का लीडर किसे बनाया गया था? अब्बास त्याबजी को, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। जब ये मार्च हो रहा था, ये यात्रा चल रही थी 24 दिन की, तो ज्यादातर लोग एक गाना गाते थे, वैष्णव जन को जानिए जो पीड़ पड़ाई समझे। ठीक है, वैष्णव जन को जानिए जो पीड़ पड़ाई समझे, कि वो इंसान की जिंदगी है जो किसी दूसरे के दर्द को समझता है। और ये गांधी जी का फेवरेट भजन था, सॉन्ग था। और ये नरसिंह मेहता, गुजराती भाषा में लिखने वाले एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई गांधी जी का फेवरेट जो भजन था वो क्या था? वैष्णव जन को जानिए, रिटन बाय द नरसिंह मेहता। सेकंड चलते हैं भाई, पूना पैक्ट, पूना के अंदर होने वाला कानून। पूना पैक्ट हुआ था 24 अगस्त 1932 को, डेट इंपॉर्टेंट है। यादवाड़ा जेल में गांधी जी को पकड़कर पुणे की यादवाड़ा जेल में डाल दिया गया। वहां पर अंबेडकर साहब, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। यह पैक्ट क्या था? अंबेडकर साहब चाहते थे कि पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी माइनॉरिटी कास्ट है, डिप्रेस्ड कास्ट है, दलित लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाए। गांधी जी और चाहते थे कि उनके इलेक्शन अलग हो। अंबेडकर साहब चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके इलेक्शन अलग हो। गांधी जी कहते थे कि हमें डिप्रेस्ड क्लास को नॉर्मल जनरल सोसाइटी से अलग नहीं करना। अगर उनके इलेक्शन अलग हो गए तो फिर तो वो समाज से विपरीत हो जाएंगे, हमें उनको इनके बराबर लेके चलना है। तो इसके बीच में सॉल्यूशन क्या निकला? अंबेडकर साहब अपनी बात पे अड़े हुए थे, गांधी जी अपनी बात पे अड़े हुए थे। तो गांधी जी और अंबेडकर साहब में पुणे की यादवाड़ा जेल में सॉल्यूशन क्या निकला? मदन मोहन मालवीय
और एक और नेता थे हमारे जिनका नाम था रामबाजी अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, और दूसरी तरफ से थी एनी बेसेंट। इन सब ने मिलकर एक बीच में सॉल्यूशन क्या निकाला, गांधी जी ने अंबेडकर साहब को कहा कि आप जो हमारी डिप्रेस्ड क्लास है, माइनॉरिटी क्लास है, उसे ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो मैं ऐसे कर देता हूं कि जो हमारे इलेक्शंस है, ठीक है, उसमें डिप्रेस्ड क्लास की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। पहले डिप्रेस्ड क्लास के, माइनॉरिटी क्लास के 71 मेंबर थे, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 148 कर दिया जाता है। बस ये था पूना पैक्ट। बाकी डिटेल में जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तब पूरा समझाई दूंगा। तो पूना पैक्ट कब हुआ, 24 अगस्त 1932 को पुणे की यादवाड़ा जेल में अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में, ठीक है। अब भाई बीच में आता है पंगा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में। पहले तो भाई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं गोल मेज मीटिंग। राउंड टेबल का मतलब क्या है, जिसमें चारों तरफ बैठने वाले बंदे एक दूसरे के बराबर हैं। ये ज्यादातर ब्रिटेन सरकार और भारत के अलग अलग पार्टियों के लीडर के बीच में लंदन में हुआ करती थी हर साल लगभग, ठीक है, जिसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको आईएनसी ने बायकॉट किया था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बायकॉट किया था, पार्टिसिपेशन नहीं किया। आईएनसी मतलब गांधी जी और गांधी जी मतलब आईएनसी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था लंदन में, और आईएनसी की तरफ से लंदन जाकर पार्टिसिपेट किया कितने था, महात्मा गांधी ने। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया ना किसी और ने। क्यों, क्योंकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी जेल में थे और एक आंदोलन चल रहा था, जेल भरो आंदोलन, ठीक है, इसलिए भारत के ज्यादातर नेता भारत की जेलों में बंद थे, इसलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कभी हुई नहीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो क्वेश्चन आता है, द नेम ऑफ द इंडियन लीडर हु अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी ठहरे जेल में, तो वो लंदन में मिल के आने के बाद गांधी जी को अंबेडकर साहब पुणे की यादवाड़ा जेल में मिलते हैं। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ये चलाया गया 8 अगस्त 1942 को। ये कब चलाया गया, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक, नेहरू जी ने इसको बोला था क्रैशिंग बैंक। बेसिकली आपको याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस रिवोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। लीडरलेस रिवोल्ट का मतलब जिसमें कोई भी लीडर नहीं था, नोन एज द लीडरलेस रिवोल्ट। बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट आप डिटेल में पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादातर ये आपको समझ में आएगी जब आप पूरी हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन आता है द मोस्ट, बस ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब कुछ एमसीक्यू ले लेते हैं गांधी जी के ऊपर। हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक्ड बैगर, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, लॉर्ड हेडिंग्स। गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल किसने दिया, लॉर्ड हेडिंग ने दिया, ठीक है। हु कॉल्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन, सुभाष चंद्र बोस। हु कॉल्ड गांधी जी एज महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी। इसने कहा था गांधी जी के बारे में, जनरेशंस टू कम इट मे स्कार्स टू बिलीव दैट सच वन एज हिम एवर वॉक्ड ऑन अर्थ इन फ्लैश एंड ब्लड। किसने कहा गांधी जी के बारे में कि भाई जनरेशंस आती जाएंगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये मानना मुश्किल है कि गांधी जी जैसा इंसान धरती पर कभी आया था या आएगा, ठीक है। तो वो कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये बात कही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, महात्मा शब्द का मतलब क्या होता है, द ग्रेट सोल। हु नोन एज द साबरमती का संत किसे कहा गया, गांधी जी को, ठीक है। इनके बारे में एक लाइन कही जाती है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है, बिना खड़ग बिना डाल देश को दे दी आजादी, ठीक है। हु नोन एज द साबरमती के संत किसे कहा जाता है, गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या था, महादेव देसाई। याद रखना, रख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है।
और हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देर इज नो लीडर इन द वर्ल्ड ग्रेटर देन गांधी जी, हु सेड दिस वर्ड अबाउट गांधी जी। ठीक है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो गांधी जी की बराबरी का हो, ये कहा गया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। इसने गांधी जी को एडवाइस दी थी कि टू रिमेन एज ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर ईयर बिफोर टेकिंग द पार्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। एनी बेसेंट ने, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष ने, किसने गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च को भगवान राम की लंका के ऊपर करी गई चढ़ाई से जो था कंपेयर किया था, कि जैसे भगवान राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई करी थी वैसे ही गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। ये किया था मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं। और हाँ, ये देख लो, ये क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट पहली बार कब बने, सुपर इंपॉर्टेंट। और कितनी बार बने? गांधी जी सिर्फ एक ही बार आईएनसी के अध्यक्ष बने हैं, 1924 में। बेलगांव एक जगह है कर्नाटका के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आईएनसी डिस्क्राइब होगा। व्हेन वाज गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, गांधी जी 1924 में पहली बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, कर्नाटका के अंदर 1924 में। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और आता है। हाँ, ये गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। सेकंड राउंड टेबल के बाद, फर्स्ट राउंड टेबल के बाद, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी ना, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, साइन हुआ था। नेक्स्ट, बाकी ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, ये मैं आपको पढ़ाई चुका हूं, सारे उसी में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु बिकम द लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह व्हेन द गांधी जी वाज अरेस्टेड? अब्बास त्याबजी। ठीक है, और तो इसमें हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज 2 लंग्स? किन 2 चीजों गांधी जी अपने 2 लंग्स कहते थे? अहिंसा एंड ट्रुथ को। नेक्स्ट देखता हूं, आपको और बता देता हूं, इसको पढ़ लेना यार। थ्योरी तो जो जितनी मैंने पढ़ाई ना उतनी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार ही पढ़ दो ये सारे क्वेश्चन, बस ऑप्शन देख के याद हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफूर खान को। ठीक है, बिहारी गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बिहार से थे। केरला गांधी किसे बोलते हैं? के कैलेपन को। ठीक है, मॉडर्न गांधी किसे कहते हैं? बाबा आमटे को। ठीक है, अमेरिकन गांधी किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को। क्लियर होगी बात? साउथ अफ्रीका का गांधी या ब्लैक गांधी किसे बोलते हैं? नेल्सन मंडेला को। ठीक है, इंडोनेशिया का गांधी किसे बोलते हैं? अहमद सुकरोनो को। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।